बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक खलबली मची हुई है और पाकिस्तान के अंदर 8 मार्च के बाद से, यानी कि जिस दिन से तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, उसके बाद से पूरी की पूरी सियासत तहोबाला है। कभी कोई कहीं आता है, कभी कोई कहीं जाता है, कभी कोई फुटबॉल की तरह इत्तेहादी वापस आ जाता है तो कभी उसे पास करके अपोजिशन के टोकरे में डाल दिया जाता है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 13 मार्च, जिस तरह से मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा कि आइंदा 24 से 48 घंटे में चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी, आइंदा जो आने वाले 24 घंटे हैं उनके अंदर अपोजिशन ने अब हतमी फैसला करना ही करना है। इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और मुखालिफ सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए और एक तरह से जिस तरह कहा जाता है कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वीक फेज से गुजर रही है क्योंकि उनके सर के ऊपर तहरीक अदम एतमाद की तलवार लटक रही है। ऑल्दो वज़ीर आज़म इमरान खान कॉन्फिडेंट हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज ने जितनी परेशानी, जितनी टेंशन इस वक्त अपोजिशन को दी हुई है, ऐसा नहीं लग रहा कि अपोजिशन इससे और या फिर बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान इससे रिकवर कर सकें। अब इस सब के अंदर कुछ बहुत बड़ी इनसाइड डेवलपमेंट्स हैं जो मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखूंगा ताकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं वो एक ही वीलॉग के अंदर अभी तक की तमाम तर डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखी जा सकें। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अपनी ही जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को वार्निंग दे दी है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि देखते हैं कि कोई माई का लाल असम्बली जाता है, तहरीक इंसाफ का जो रुकन कौमी असम्बली वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोट देगा, उसका जीना दुश्वार बना देंगे। ये बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने अपने अराकीन, इत्तेहादी नहीं है इसमें अपोजिशन के लोग नहीं हैं, ये अपने अराकीन के लिए धमकी है। इमरान इस्माइल ने कहा कि अलीम खान को वज़ीर आज़म इमरान खान का खसूसी पैगाम दे दिया है, अब फैसला उनको करना है। यकीन है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। इस सब के अंदर और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। काफ लीग जो है उसे इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से वजारत आला की पेशकश कर दी गई है, लेकिन मसला वही है काफ वर्सेस नून, और नून लीग जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की लगातार मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी कोशिश कर रहे हैं कि वजारत आला दे दें, इन्हें चाहिए वजारत आला, ये वजारत आला का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर नून लीग की लीडरशिप के अलावा नून लीग के जो बाकी इनकी सेकंड सफ की जो लीडरशिप है उसे बहुत से एतराज़ात हैं और इस सब के अंदर कुछ खबरें भी इस वक्त सामने आई हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली आबिद रजा समेत 7 अरकान असम्बली ने काफ लीग को वजारत आला की पेशकश पर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और नून लीग अरकान का कहना है कि काफ लीग को किस हैसियत से वजारत आला की पेशकश की गई है और यह कहा गया है कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पंजाब में नून लीग एक बड़ी जमात है, काफ लीग एक छोटी जमात है, तो उसे वजारत आला कैसे दे दें। अब एक और बड़ा दिलचस्प सिनेरियो बना है। पीटीआई की तरफ से मैं आपको एक अंदर की खबर बता रहा हूं। काफ लीग को कहा गया ठीक है जी, हम बना देते हैं चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब, लेकिन उसके लिए काफ लीग को करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम, यानी कि आपको अपनी पार्टी छोड़कर यह ऐलान करना होगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, आप सबसे बड़ी पंजाब के अंदर सियासी जमात हैं। अगर ये कर देते हैं तो हम आपको चीफ मिनिस्टरशिप दे देते हैं। जबकि दूसरी जानिब भी नाज़रीन कराम यही कहा जा रहा है। अलबत्ता इसके ऊपर एक बड़ा दिलचस्प तबसरा मैं पढ़ रहा था कि अपोजिशन चाहे एमक्यूएम है चाहे काफ लीग है, अभी इनका इत्तेहाद भी बनने जा रहा है और अगर ये हुकूमत के खिलाफ भी गए तो ये इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि कम इनके ऊपर रिस्पॉन्स आए और एक बड़ी फोर्स के तौर पर एक बड़ी कुव्वत बनकर ये इजहार हो और ये उसमें मिलकर उस इनिंग्स को खेल सकें। इसमें यही कहा जा रहा है कि हो सकता है, बड़े चांसेस बन चुके हैं कि चाहे इमरान खान रहें या चाहे इमरान खान जाएं, अपोजिशन काम करती रहेगी। लेकिन मसला है
کہ وہ اسی تنخواہ کے اوپر اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ کام کرتی رہیں گی. مطلب کہ جو کچھ ابھی ہے ان کے پاس شاید انہیں وہی ملے, بس چہرہ بدل جائے, باس بدل جائے, ان کی وزارتیں اور ان کے پاس جو عہدے ہیں شاید وہ اتنے ہی رہیں, بہت تھوڑی سی اس کے اندر ایک انکریز یا اضافہ ہم نوٹس کریں. اب ایم کیو ایم نے اپوزیشن کے سامنے بڑے زیادہ مطالبات بھی رکھے ہیں, اور ان مطالبات کے اندر اوبویسلی کراچی کے حوالے سے چیزیں ہیں, بلدیاتی اور شہری سندھ کے علاقوں کے حوالے سے جو کوٹے ہیں وہ تمام تر چیزیں ہیں. اس کے اندر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیاسی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ تو تبدیل ہو رہی ہے, اور مسلم لیگ ق نے کل وزیر اعظم سے ملاقات کی تردید کر دی ہے. یعنی کہ 13 مارچ 2022 کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے یہ بات نکلی تھی, شہر اقتدار میں یہ باتیں چل رہی تھیں کہ ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے, لیکن اب بتایا گیا ہے کہ اس وقت عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی تردید کر دی ہے, اور یہ کہا ہے کہ ایسا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم عمران خان صاحب سے نہیں مل رہے. لیکن اس میں چودھری شجاعت نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ق لیگ جو ہے وہ کسی کشمکش کا شکار نہیں ہے, ق لیگ کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, اور ہم کل یعنی کہ 13 مارچ کو اپنے حتمی فیصلے کا اعلان کر دیں گے. اب اس سب کے اندر شیخ رشید صاحب نے اندیا دے دیا ایک طرح سے ق لیگ کے اوپر ایک بہت بڑا طنز کر کے, اور انہوں نے کہا کہ میں ان میں سے نہیں جو 5 سیٹوں پر وزارت اعلیٰ کے لیے بلیک میل کریں, کہ 5 سیٹیں ہیں میرے پاس اور میں وزارت اعلیٰ کے لیے بلیک میل کروں. یعنی کہ کلیئر یہ انڈیکیشن تھی, یہ کلیئر میسج تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں ق لیگ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے اور وہ چڑھ دوڑے ہیں. البتہ اس کے اوپر مونس الہی نے بھی انہیں رسپانس دیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے 5 سیٹوں والی جماعت پر بات کرنے سے پہلے کہ ہمارے بزرگوں سے آپ اپنے زمانہ طالب علمی میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے لیے آ کر پیسہ لیا کرتے تھے. اور پھر شیخ رشید صاحب سے یہ بھی تنقید کر رہے ہیں لوگ کہ 1 سیٹ کے اوپر آپ وزارت داخلہ لے سکتے ہیں, تو وہ 5 سیٹوں کے اوپر وزارت اعلیٰ کیوں نہیں لے سکتے؟ پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ منسٹری, منسٹر فار فارن افیئر ہوتا ہے یا منسٹر فار انٹیریئر ہوتا ہے, تو آپ تو سب سے امپورٹنٹ منسٹری کے اوپر بیٹھے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی ظاہری بات ہے شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے اوپر یہ ق لیگ کی طرف سے جوابی وار کیا گیا, حملہ کیا گیا ہے. لیکن اس سب کے اندر اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ مشاورتی اجلاس, اطلاعات ہمارے پاس یہ ہے کہ پیر کو طلب کر لیا گیا ہے. اپوزیشن جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد پر غور کے لیے مشترکہ مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق پیر کو تمام اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس ہوگا, اور یہ اجلاس اسلام آباد میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی جانب سے اپوزیشن رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا, اور اس کے اندر مولانا فضل الرحمان, بلاول بھٹو زرداری شریک ہوں گے, جبکہ آصف زرداری کو دعوت دی گئی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اب چانسز یہ بھی ہیں کہ اس اجلاس کے اندر کوئی حکومت کی اتحادی جماعت بھی آ جائے, کیونکہ اس وقت ایک اور فیصلہ بھی ہوا ہے, اور وہ فیصلہ ناظرین کرام یہ ہے کہ مکمل طور پر ق لیگ اور ایم کیو ایم ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ اڑان بھریں اور ایک ساتھ اناؤنسمنٹ کریں, اور ایک ساتھ ایک بہت بڑا ڈرون حملہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمران جماعت کے اوپر یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور یہ عمران خان کے اوپر بجلیاں گرائیں. یہ اس وقت ایک چیز چل رہی ہے اور ان کا ارادہ لگ رہا ہے. جبکہ سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف بالکل روتھلیس ہوئی ہے, اور یک طرفہ رپورٹنگ کے اوپر پی ٹی آئی نے, پاکستان کا امپورٹنٹ میڈیا ہاؤس ہے جنگ جیو گروپ, روزنامہ جنگ ہے ان کا, دا نیوز ہے, جیو نیوز ہے, ان کے بائیکاٹ کا اعلان کیا. اور شہباز گل صاحب نے اس پر ٹویٹ بھی کیا کہ ہم نے 12 جیو ٹی وی اور جنگ گروپ سے رابطہ کیا, یک طرفہ نون لیگی ایجنڈے پر احتجاج ریکارڈ کروایا. وزیر اعظم کی کل کی تقریر پر جیو جنگ نے جس طرح زہر پھیلایا, اس سے اب تک تحریک انصاف کے کارکنان کو معلوم ہو گیا ہے کہ کیوں پی ٹی آئی نے نون لیگ کے اس اہم اتحادی کے پروگراموں کا بائیکاٹ کیا. یعنی کہ جنگ جیو گروپ کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ نون لیگ کے اہم اتحادی ہیں, ان کے ایلائز ہیں, اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مریم صفدر کی تمام آڈیوز یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ جیو جنگ ان کی پارٹی کا حصہ ہیں, لیکن ہم نے پھر بھی جمہوری طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اب ہمارا جمہوری حق ہے کہ جو چینل ہمارے خلاف ایک پارٹی بنا ہوا ہے ہم اس پر نہ جائیں. ہمارے خیال میں جیو ٹی وی نون لیگ کا ٹی وی ہے, اور اب ہم اس کے اوپر نہیں جائیں گے. عمران خان اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف حالیہ صورتحال کے اندر مزید مضبوط ہو کر نکلے گی, اور عمران خان اس مرتبہ سرخرو بھی ہوں گے, اور اس کے بعد پھر اپوزیشن اپنی خیر منائے. وہ اپنی طرف سے ان کی باڈی لینگویج, ان کی باتیں, ان کا ایک ایک لفظ, اور ان کے بیک ٹو بیک اب جلسے ہونے ہیں, اور ان کے ابھی حافظ آباد میں بھی جلسہ, اور یہ ایک سیریز چلے گی. عمران خان ڈی چوک میں جا کر, یہ 1 ملین لوگوں کا ارادہ عمران خان کا
का इस्लामाबाद के अंदर कि 10 लाख लोग जो हैं वो इमरान खान के इस मार्च में आए। अब इसके अंदर दो बड़ी खबरें मैंने अभी भी आपके सामने रखनी है साद रिजवी के हवाले से, और साथ ही साथ कौमी असम्बली के वीआईपी गेट पर एक मुसल्ला शख्स गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के मुताबिक रेड जोन से गिरफ्तार किए गए शख्स से पिस्तौल बरामद कर ली गई है, जो कि कौमी असम्बली के नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के वीआईपी गेट से गिरफ्तार हुआ है और इसे तहवील में ले लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया है और ये वीआईपी गेट से गिरफ्तार हुआ है। और हालात इस तरफ को जा रहे हैं कि अब रेंजर्स या एफसी नहीं, पाक फौज सिक्योरिटी संभाल सकती है, पाक फौज को बुलाया जा सकता है कौमी असम्बली की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि फड्डा भी हो सकता है वहां पर। और हालात वैसे अपोजिशन जो है वो इत्तेहादी जमातें हैं, तमाम तर लोगों के आपस में हुकूमत का कोई ना कोई वहां पर चीजें इस तरह से हो सकती हैं। और इस वक्त कंट्रोल मैं समझता हूं संभाल भी लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो, उससे ओवरऑल पाकिस्तान की इमेज को बहुत नुकसान होगा। अब तहरीके लब्बैक के सरबराह भी इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर आए हैं और कूद पड़े हैं और इमरान खान हुकूमत को बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत ने मुल्क को IMF का गुलाम बना दिया है। हाफिज साद रिजवी ने अपनी जारी करदा एक बयान में कहा कि इमरान हुकूमत ने मुल्क को IMF का गुलाम बनाया, धमकियों और बदमाशियों से मुल्क नहीं चलते। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म अपने मुखालिफिन के लिए गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज रहने के लायक नहीं, अब उन्हें घर जाना चाहिए। और इमरान खान के घर जाने का मुतालबा साद रिजवी साहब ने भी कर दिया है, जो कि पाकिस्तान के अंदर वोट्स के हिसाब से, सीट्स के हिसाब से नहीं, वोट्स के हिसाब से सबसे बड़ी जो मजहबी सियासी जमात है उसके सरबराह भी हैं। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि मुल्क को मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों के पास कोई हल नहीं। मुल्क को नाकाम सियासी जमातों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी का मजीद कहना था कि अदम एतमाद से चेहरे भी तब्दील कर दिए जाएं तो सूरत हाल जूं की तूं रहेगी। लेकिन इसका मतलब यही है कि वो भी इस वक्त हुकूमत के खिलाफ खुलकर सही टाइमिंग पर मैदान पर आए हैं और उन्होंने देखा है कि लोहा गर्म है तो इस लोहे के ऊपर वार कर दिया जाए और हुकूमत को अपना, जो जाहिर बात है हुकूमत का और TLP का जो कुछ चलता रहा, साद रिजवी कितना अरसा अंदर रहे, जो कुछ भी था, इन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर हर चीज़ भारत की फंडिंग, और अभी भी फाद चौधरी साहब ने कहा है कि इनके पीछे भारत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनके पीछे भारत है तो फिर इन्हें छोड़ा क्यों जाता है, डील क्यों की जाती है, और अगर दुश्मन मुल्क इनके पीछे है फिर डील नहीं होती, फिर आनी आज से निपटे, फिर साबित करें। और ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह से नहीं होती कि आप सिर्फ इल्ज़ाम लगाते रहें और आवाम देखते रहें, आपको उन इल्ज़ामात को साबित भी करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा फवाद चौधरी साहब का इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत है, लेकिन जो भी है उसका फिर लुबे लुबाब निकालना आपका काम है, क्योंकि आप हुकूमत में हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।